हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी और एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ द करंट अफेयर्सों में। आज है 15 मई 2024। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स शो के थ्रू क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें फ्री पीडीएफ मटेरियल आपको मिलता है, ठीक है। यूपीएससी प्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। मेंस आंसर राइटिंग के थ्रू जो है आपकी मेंस आंसर राइटिंग क्वालिटी को इन्हांस किया जाता है। उसमें और सारे एस्पेक्ट शामिल किए जाते हैं, कैसे आप प्रैक्टिस करके अपनी मेंस आंसर राइटिंग और अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो हम डिस्कस करेंगे एक हाई कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, क्या स्थिति है भारत में इसकी और वर्ल्ड वाइड इसकी क्या स्टेटस है, ठीक है। दूसरा रहेगा निसार सैटेलाइट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जो हमारे इसरो के चेयरमैन हैं सोमनाथ जी, उन्होंने बोला है कि जो निसार सैटेलाइट है वो पृथ्वी के टेक्टोनिक मूवमेंट्स को एक्यूरेटली जो है मॉनिटर कर सकता है। तो इस बारे में और बातचीत होगी। और इस समय दुनिया में एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो कि जीएस थर्ड पार्ट का पार्ट है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसके केसेस बढ़ रहे हैं और इसका जो डायग्नोसिस प्रोसेस है उसमें थोड़ी समस्याएं हैं। और पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग भारत के संबंध में है कि भारत में जो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग है, खास करके सेंटर का, जीडीपी के मामले में बड़ा कम शेयर मिल रहा है इसमें, बल्कि स्टेट जो है वो ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं हेल्थ में। इसके बारे में बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बातचीत होगी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें कुछ रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस जो हैं दुनिया भर में लाए जा रहे हैं। भारत भी इसमें जो है पार्टिसिपेशन कर रहा है। भारत भी बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए। तो इसके बारे में बातचीत होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल की तरफ। तो चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हाई कोर्ट ने एक रिव्यू किया है ट्रायल कोर्ट के एक जजमेंट को, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने दो आदमियों को जो है बाइज्जत बरी कर दिया था चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में। तो पूरा आर्टिकल ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिसीजन को रिव्यू करने का फैसला किया है, जो कि ट्रायल कोर्ट ने उसको क्या कर दिया था कि दो दो आदमी थे, दो मेंस थे, वो इन्वॉल्व थे किसमें, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में, ठीक है। उसमें इन्वॉल्व थे और इस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने उनको छोड़ दिया था कि इससे जो है चाइल्ड एज जो है वो उसका डिटर्मिनेशन नहीं हो पा रहा था। मतलब बच्चों की उम्र क्या है, वो चाइल्ड है कि नहीं है, इस बारे में थोड़ा संदेह था। तो ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा कि इस आधार पर हम लोगों को सजा नहीं दे सकते, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हो रहा है कि वो जो उसमें शामिल लोग हैं वो चाइल्ड हैं और उनकी एज कितनी है, ठीक है। उसमें एज डिटर्मिनेशन नहीं हो पा रहा था, इस वजह से उनको छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक एनजीओ है, एनजीओ ने जो है दोबारा से पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने दोबारा से उस केस को क्या किया, रिव्यू किया, ठीक है। अब एक पॉक्सो एक्ट है, जिसका सेक्शन 15 क्लास 2 जो है वो क्या बोल रहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में क्या क्या मतलब स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल, जैसे कि बच्चों को अगर उसमें शामिल करके कुछ भी आपके पास मटेरियल, चाहे आप पिक्चर हो, ठीक है, चाहे पिक्चर हो, चाहे वीडियो हो, या कोई भी मटेरियल अगर उसमें उस पॉर्न में चाइल्ड इन्वॉल्व है तो उसी को हम बोलते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी। और यह एक प्रकार से पनिशेबल पनिशेबल वो है, केस है, मतलब दंड दिया जा सकता है आपको इसमें। इसी से संबंध है, इसी से संबंधित पूरा मामला है। इसमें जो है हाई कोर्ट ने अपनी बात रखते हुए बताया कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो क्या क्या हो सकती है। अब द ट्रायल कोर्ट हैड, मतलब सितंबर 1 2023 को क्या हुआ, दो लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, मतलब उनको उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया इस संबंध में कि उन्होंने वो क्या कर रहे थे, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट कर रहे थे, जिसमें स्टोरीज स्टोर कर रहे थे, व्यूइंग मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, ये सारी चीजें जो हैं वो भारत में क्या है, भारत में बैन है, भारत में प्रतिबंधित है। भारत में एक पनिशेबल पनिशमेंट होता है, मतलब पनिशमेंट आपको बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाता है ये, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझिएगा, पूरे आर्टिकल का एक ही मतलब है। इसमें पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि पॉक्सो एक्ट क्या है और उसके कुछ प्रोविजन, जैसे पॉक्सो एक्ट का प्रोविजन 15 क्लास 2 है, सेक्शन 15 क्लास 2 है। वो बताता है कि अगर आप किसी प्रकार का ऐसा पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो है देखते हैं, उसको स्टोर करते हैं, जिसमें चाइल्ड चाइल्ड शामिल है या बच्चा शामिल है, तो आपके खिलाफ क्या होगा,
आपको आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, आपको दंड दिया जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मामला समझते हैं। पोर्नोग्राफी के संबंध में थोड़ी बातें समझिएगा कि एक्चुअली में क्या है पोर्नोग्राफी। ठीक है, पोर्नोग्राफी है कि ऐसे सेक्सुअल सब्जेक्ट्स जैसे कि पिक्चर हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, जो आपके सेक्सुअल एरोusal के लिए जिम्मेदार हो, मतलब उत्तेजना पैदा करता हो शरीर में। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पोर्नोग्राफी। ठीक है, अब भारत में पोर्नोग्राफी की क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, उसको समझिएगा। तो पोर्नोग्राफी जो है भारत में एक प्रकार से इलीगल है, या इसको आप बोल सकते हैं बैन है। ठीक है, हर प्रकार की पोर्नोग्राफी यहाँ पर बैन है, जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब जैसे मैगजीन्स वगैरह होती हैं, वो सारी क्या है भारत में बैन है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब कि इंटरनेट का इस्तेमाल, डिजिटल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इन सारी चीज़ों पर जो है पोर्नोग्राफी भारत में क्या है, बैन है। ठीक है, जिसको आप समझ सकते हैं होस्टिंग, डिस्प्लेइंग, अपलोडिंग, मॉडिफाइंग, पब्लिशिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग, अपडेटिंग, शेयरिंग, ये सारी चीज़ें। जैसे कि आप होस्ट कर रहे हो, डिस्प्ले मतलब दिखा रहे हो, अपलोड इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हो, उसको मॉडिफाई कर रहे हो, उसको पब्लिश कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है भारत में क्या है, बैन है। जैसे आप किसी को शेयर कर रहे हैं तब भी ये बैन है। तो पोर्नोग्राफी इज इलीगल इन इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा कि ओटीटी, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो होते हैं, ओटीटी जिस पर आप लोग वेब सीरीज वगैरह देखते हैं खास करके, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम अब ओटीटी को भी रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि ओटीटी पे बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज, बहुत सारे ऐसे शोज आते हैं जो न्यूडिटी, ऑब्ससीनिटी और पॉर्न दिखाते हैं। ठीक है, जिसको आप सॉफ्ट पॉर्न बोलते हैं, इस प्रकार के डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, ये भारत में बैन है। ठीक है, अब आगे समझिएगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है। देखो, द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इज इलीगल इन इंडिया, मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 292। ठीक है, इसके तहत क्या है, इसके तहत सॉरी आईटी एक्ट। ठीक है, सेक्शन 292 और आईटी एक्ट 67 बी, इसके थ्रू अगर आप पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स को बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप दंड के भागीदार हो जाएंगे। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और सर्कुलेशन ऑफ ऑब्ससीन मटेरियल and the selling of pornographic content to any person under age 20 years are illegal under section 293 and IT Act 167B, so 67B के तहत। मतलब 20 साल से नीचे के बच्चे को अगर आप ये सब बेच रहे हैं तो आप क्या है, आपको दंड दिया जा सकता है, आप दंड के भागीदार हैं। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज इलीगल एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अक्रॉस द कंट्री अंडर द 67B। मतलब भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एक आया है 2000 का, उसमें एक धारा है 67B करके, उसके थ्रू पूरे भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी इलीगल है और स्ट्रिक्टली कड़े तौर पर प्रतिबंधित है। ठीक है, कड़े तौर पर प्रतिबंधित है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है भारत में। अगर इस तरीके से किसी भी ऐसे इलीगल एक्टिविटी में आप शामिल पाए जाएंगे तो आपको बहुत ही गंभीर अपराधी माना जाएगा और कड़ी सजा मिलेगी आपको। ठीक है, अब थोड़ा इस मैप को आप देखिए। इस मैप के थ्रू ये दिखाया गया है कि दुनिया भर में पोर्नोग्राफी इलीगल कहाँ है। ठीक है, देखिए ये जितने भी लाल कलर के क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, वो सारे क्षेत्र जो है पोर्नोग्राफी के मामले में सारे क्या है, इलीगल है। मतलब यहाँ पोर्नोग्राफी इलीगल है। जैसे कि इंडिया देख सकते हैं, नेपाल देख सकते हैं, इधर चाइना है, ठीक है, इधर वियतनाम है, इधर अरब प्रायद्वीप के जितने भी देश है सब है। और दूसरा क्या दिखा रहा है, डाटा अनअवेलेबल, मतलब ये जो ग्रे कलर का है ये पूरा एरिया, यहाँ का डाटा ही नहीं है। और ये जो फुली लीगल है, ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है वो फुली लीगल है। तो मतलब जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे, खास करके यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र में, तो यहाँ पर लीगल मिलेगा आपको। ठीक है, और पार्शली लीगल क्या है, पार्शली लीगल आर अंडर सम रेस्ट्रिक्शन। ये पीले कलर का पूरा क्षेत्र जो आपको आर्कटिक एरिया का दिखेगा, ये पूरा क्षेत्र जो है पार्शली लीगल है। ठीक है, मतलब आंशिक रूप से लीगल है। ध्यान रखिएगा, भारत के क्षेत्र में, भारत क्षेत्र में जो पॉर्न है पूरी तरीके से इलीगल माना जाता है। ठीक है, ये पूरा मामला है। आगे देखिएगा,
अब पॉक्सो एक्ट के बारे में थोड़ी बहुत बातें समझ लीजिए, पॉक्सो एक्ट क्या है। ठीक है, पॉक्सो एक्ट केम इनटू इफेक्ट 14 नवंबर 2012, मतलब 2012 14 नवंबर को पॉक्सो एक्ट जो है वो इफेक्ट में आया, मतलब प्रभावित हुआ। और वो क्यों इनेक्ट हुआ, किसके परिणाम स्वरूप इनेक्ट हुआ, ये क्योंकि भारत क्या है, भारत एक हिस्सा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 92, मतलब 1992 का जो कन्वेंशन हुआ था यूनाइटेड नेशन का, उसका जो है भारत भी हिस्सा है, और भारत ने उसको रेटिफाई किया हुआ था, मतलब भारत सिग्नेचर करता है कि हाँ मैं भी अपने देश में चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ एक्ट बनाऊंगा, कानून बनाऊंगा। तो उसी के थ्रू भारत में पॉक्सो एक्ट बनाया गया। ठीक है, अब पॉक्सो एक्ट का जो मेन एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है एड्रेस ऑफेंसेज ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों का जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। देखो दो प्रकार से पीड़ित होते हैं बच्चे, एक तो उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है पहला चीज, और दूसरा उनके साथ क्या होता है, दूसरा उनका होता है सेक्सुअल एब्यूज। ठीक है, तो ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसी के थ्रू इसको आप समझ सकते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर हो रहा है, उसी को आप बोल सकते हैं सेक्सुअल एब्यूज या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें बच्चों को किडनैप भी किया जाता है, एक देश से दूसरे देशों में इनका जो है व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग चलती है। ठीक है, ये सब जो है पिनलाइज्ड है, ये सब क्या है, दंड का एक प्रकार से दंड का आधार बनते हैं, विच वेयर आइदर नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड और इन एडिक्वेटली पिनलाइज्ड। ठीक है सॉरी, अब आगे देखिएगा, जो एक्ट है वो चाइल्ड को डिफाइन करता है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, मतलब 18 साल से नीचे जो भी है उसको हम चाइल्ड मांगेंगे इस एक्ट के अनुसार। ठीक है, द एक्ट प्रोवाइड पनिशमेंट एज पर द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, ये गंभीरता पर, मतलब अपराध की गंभीरता पर दंड के अलग अलग प्रकार जो है बनाता है, मतलब जितना गंभीर दंड होगा उतना ही ज्यादा कठोर जो है दंड मिलेगा आपको। ठीक है, कठोर दंड कितना मिलेगा, जितना गंभीर अपराध होगा उतना कठोर दंड मिलेगा। अब तो एक ऐसा नियम आ गया था जिसको आप पॉक्सो रूल बोलेंगे, पॉक्सो रूल 2020 एक आ गया, उसमें तो मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान किया गया है, ये बात समझिएगा, मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। ठीक है, अब विशेषताएं क्या है पॉक्सो एक्ट का, ये एक्ट जो है लड़की मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों को विक्टिम ऑफ सेक्सुअल एब्यूज जो है वो करता है, रिकॉग्नाइज करता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ लड़कियों को शामिल किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें लड़कियां और लड़के दोनों को शामिल किया, क्योंकि सेक्सुअल एब्यूज किसी का भी हो सकता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किसी का भी हो सकता है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो विक्टिम तो कोई भी हो सकता है, इसलिए इस कानून की अच्छी बात यह है, ये गर्ल्स और बॉयज दोनों को जो है आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, दैट सच एब्यूज इज क्राइम रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, ये किसी जेंडर से संबंधित अब्यूज नहीं है, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बात तो आप लोग सोचिएगा कि जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बच्चों का होता है उसमें सिर्फ लड़कियों का होता है, लड़कों का भी होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, ये भी समझिएगा। ठीक है, ये इसकी खासियत हो गई। अब जो है पॉक्सो एक्ट जो है, इससे एक चीज समझ में आ गई कि पॉक्सो एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं गर्ल्स और बॉय दोनों को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही आर्टिकल काफी है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, निसार सैटेलाइट के बारे में। अभी द हिंदू के पेपर में, या द हिंदू ने जो है सोमनाथ जो है इसरो के हेड हैं इस समय, उनका इंटरव्यू लिया था, तो उसी इंटरव्यू से सारी बातें बाहर आई हैं। ठीक है, उसी इंटरव्यू के द्वारा ही इतना बड़ा आर्टिकल तैयार किया गया है। तो उसमें समझिएगा कि निसार के बारे में उन्होंने बताया कि निसार क्या है, उनसे पूछा गया व्हाट इज निसार, निसार क्या है, तो उन्होंने बताया कि निसार जिसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, यह एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है जिसमें दो बैंड लगाए गए हैं, टू बैंड। ठीक है, ये जो निसार सैटेलाइट है इसमें टू बैंड लगाए गए हैं, एक तो एस बैंड है, एक एस बैंड है, और दूसरा क्या है दूसरा एल बैंड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो एस बैंड है ना, उसको बनाया है किसने, उसको बनाया है भारत ने,
ध्यान रखिएगा। जो एस बैंड है, ये जैसे द एस बैंड पेलोड हैज बीन मेड बाय इसरो, ठीक है, और एल बैंड जो है उसको किसने बनाया है, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। तो दोनों लोगों ने ये निसार बनाया हुआ है, ठीक है। और द यूनाइटेड स्टेट विल कंट्रीब्यूट द लार्ज डिप्लॉयबल एंटीना, तो एक लार्ज डिप्लॉयबल एंटीना भी यूनाइटेड स्टेट ने बनाया है। और इसकी खासियत ये है, निसार उपग्रह की खासियत ये है, ये पूरे पृथ्वी को कवर करेगा 14 से 15 दिनों में, ठीक है। 14 से 15 दिनों में ये क्या करेगा, 14 से पूरे अर्थ को क्या कर लेगा, कवर करेगा। तो बहुत ही कवरिंग इसकी बहुत ज्यादा है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत दूरी तक कवर कर सकता है, ठीक है। और ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स को भी क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, ठीक है। टू सेंटीमीटर एक्यूरेसी, मतलब सेंटीमीटर एक्यूरेसी, इतने कम स्तर, मतलब इतनी गहराई, इतनी सूक्ष्मतम स्तर पर यह टेक्टोनिक मूवमेंट्स को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए, यह वाटर बॉडीज की को भी एक्यूरेटली मॉनिटर कर सकता है, या मीजर कर सकता है कि कितनी वाटर बॉडीज हैं धरती पर, ठीक है। और एक बात और भी समझिए, ये ये और एक काम कर सकता है, जो वाटर की स्ट्रेसिंग है पृथ्वी पर, पानी जो कम हो रहा है, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, जैसे जहां भी पानी की कमी है उसको भी यह मीजर कर सकता है। और यह गहराई तक जा सकता है, पृथ्वी की गहराई तक, पानी की गहराई तक ये जा सकता है, और उसको मेजर कर सकता है कि किस क्षेत्र में पानी की कमी है और किस क्षेत्र में पानी की अधिकता है, ठीक है। और ये मॉनिटरिंग कर सकता है वेजिटेशन कवर का भी। सोचिए कि मतलब ऐसे, ये जो सैटेलाइट है, ये जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी में कहाँ पर वेजिटेशन है, ठीक है, वेजिटेशन है, कहाँ पर वाटर है ज्यादा है, वाटर की कम है, इन सारी चीजों को ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ गई। यहाँ तक कि स्नो कवर को भी ये मेजर कर सकता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए माउंट एवरेस्ट हो गया, इसके ऊपर स्नो का कवर होता है ना, इसको भी क्या कर सकता है, ये मेजर कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पूरे पृथ्वी के सरफेस, वाटर, ग्रीनरी और सभी चीजों को ये कवर कर सकता है, ठीक है। और पूरा कवरेज ये 2 बार एक पूरे महीने के भीतर देगा ये, मतलब तकरीबन 15 दिनों का अगर आप समय देखें, 15 दिनों में एक बार पूरे पृथ्वी को कवर करता है, तो पूरे महीने में 2 बार पूरे पृथ्वी को कवर करके पूरी जानकारी उसके बारे में दे सकता है। समझ आई बात, ये बात समझिएगा, ठीक है। अगले आर्टिकल पर चलते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए कि सोमनाथ जी ने बोला, एस सोमनाथ ने कहा कि हम निसार उपग्रह की मदद से क्लाइमेट चेंज से संबंधित मुद्दों को भी मतलब स्टडी कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल चेंज जो होता है उससे भी, मतलब कृषिगत जितने बदलाव होंगे धरती पर, उनका कृषि का जो पैटर्न है वो कैसे बदल रहा है, कितनी फसल हमको प्राप्त हो रही है, जो मरुस्थलीकरण हो रहा है दुनिया भर में, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, कॉन्टिनेंटल मूवमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से भूकंप वगैरह आते हैं, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटता है, इन सारी चीजों को ये क्या करेगा, स्टडी करेगा, ठीक है। और एक बात और, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट को भी ये रीड कर सकता है, इसको मैंने बताया ही है। तो बहुत सारा जियोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल और पानी से संबंधित सारे ऑब्जर्वेशन करने में ये सक्षम है, ठीक है। बस एक चीज ये है कि यह सैटेलाइट जो है, ये मतलब धरती के नीचे दबी हुई जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको कवर नहीं कर सकता। समझ आई बात। तो ये क्वेश्चन बन सकता है निसार के बारे में, जैसे स्टेटमेंट दे देगा कि निसार की कैपेबिलिटी के संबंध में क्या बातें सही है, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी देगा कि ये लोकेट कर सकता है ब्यूरिड आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, लेकिन नहीं कर सकता ये, ठीक है। तो इसी में द हिंदू ने पूछा सोमनाथ जी से कि चंद्रयान क्या है, और उसका मतलब उस मिशन से क्या मतलब है, या उस मिशन का क्या उद्देश्य है। तो इन्होंने बताया कि जो चंद्रयान है वो भी आने वाला है 2028 के तकरीबन समय में। और ये इसका मेन काम क्या होगा, चंद्रयान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा कि चंद्रमा पर जाएगा और वहां से चट्टानों के सैंपल, ये बहुत सारी चीजों के सैंपल वहां से लेकर आएगा और उसकी रीडिंग होगी, ठीक है, सैंपल की रीडिंग होगी, ठीक है, ये समझिएगा। एमिंग टू ब्रिंग बैक मून रॉक्स एंड सॉइल, वहां की मिट्टी
वहां की मिट्टी जो है लाएगा, चट्टान लाएगा और उसकी क्या होगी, धरती पर लाएगा और उसको स्टडी किया जाएगा। ठीक है। और इसमें दो अलग अलग रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो हैवी लिफ्टर LVM-3 है। चंद्रयान में ध्यान रखें, चंद्रयान 4 जो है उसमें LVM-3 का यूज किया जा रहा है। और इसरो का बहुत भरोसेमंद एक वो है व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल, जिसको हम बोलते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है। ये बड़े बड़े पेलोड्स को ले जाने में सक्षम है। ठीक है। और चंद्रयान 4 जो है वो चार चीजों के लिए है, मतलब उसमें चार चीजों को शामिल किया गया। पहला क्या हो गया, प्रोपल्जन मॉड्यूल हो गया। दूसरा है डिसेंडर मॉड्यूल। तीसरा असेंडर मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल, री एंट्री मॉड्यूल, मतलब ऐसे चार मॉड्यूल हैं। ठीक है। तो कभी चंद्रयान के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तो आर्टिकल चल रहा है, इसलिए जनरल चीजें समझ लीजिए चंद्रयान 4 के बारे में। दूसरा चीज, जो मिशन का प्राइमरी गोल है, उसका मेन काम, मतलब जो चंद्रयान 4 है, चंद्रयान 4 का मेन काम है लूनर सैंपल, मतलब चंद्रमा पर जाएगा, चंद्रमा पर जाकर वहां से वहां की मिट्टी कलेक्ट करेगा, वहां की मिट्टी कलेक्ट करेगा, चट्टान कलेक्ट करेगा और देखेगा कि उससे क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, दो चंद्रयान 4 जो है वो भारत को दुनिया में, अगर चंद्रयान 4 सफल हुआ, ठीक है ध्यान रखिएगा, अगर चंद्रयान सफल हुआ तो भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाएगा जो चांद के सैंपल, मतलब चंद्रमा के सैंपल धरती पर लाने में सफल रहा। ऐसा ये चौथा देश बन जाएगा। समझ आई बात। अगर मतलब भारत चंद्रयान 4 में सफल रहा तो भारत ऐसा चौथा देश बन जाएगा जो चांद पर गया, जैसे चांद दिख रहा होगा, चांद पर गया, यहाँ से सैंपल इकट्ठा किए और सैंपल लेकर कहाँ आ गया, धरती पर। ठीक है। ये पूरा मामला है, ऐसा चौथा देश बन जाएगा। अब गगनयान के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझ लीजिए। ठीक है, गगनयान के बारे में समझिएगा। ये भारत का पहला ऐसा फ्लाइट होगा स्पेस के लिए जिसमें आदमी रहेंगे, जिसमें मानव रहेगा। ठीक है, मानवीकृत मिशन होगा। मानवीकृत नहीं बोल सकते इसको, आप बोलेंगे मैन्ड मिशन। मतलब इस फ्लाइट में आदमी बैठा होगा भारत की तरफ। ठीक है। मतलब पहला ऐसा भारत का मिशन है जो स्पेस में जाएगा आदमी को लेकर। ठीक है। भारत का ऐसा पहला मिशन जिसको हम बोलते हैं गगनयान मिशन। ठीक है। दूसरी चीज समझिए, ये पहली बार अप्रूव किया गया था 2018 में, 15 अगस्त 2018 को नरेंद्र मोदी ने किया था इसको अप्रूव। ठीक है। नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को इसको अप्रूव किया था। और एक बात ध्यान ध्यान रखिएगा, इट विल सेंड द 3 मेंबर क्रू टू स्पेस फॉर एटलीस्ट 7 days टू 24 to 25, मतलब 2024-25 में ये तीन, कम से कम 3 लोगों को भेजेगा स्पेस में। और एक बात और समझिए, इसरो जो है, इसमें जो रॉकेट है इसरो का सबसे बड़ा रॉकेट माना जाता है GSLV-MK3। GSLV-MK3 रॉकेट से ही हम लोग इसको भेजेंगे कहाँ पर, स्पेस में। और कहाँ भेजेंगे, LEO में भेजेंगे, लोअर अर्थ ऑर्बिट जिसको बोलते हैं हम, LEO। ठीक है, वहां पर भेजेंगे। और ये पूरी दुनिया का ऐसा मिशन होगा जिसमें बहुत कम खर्चा है, मतलब दुनिया के मुकाबले देखा जाए तो चीपेस्ट मिशन इसको माना जाएगा, सबसे सस्ता। सबसे सस्ता क्या है, तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसमें। सोचो कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उसके बाद भी ये दुनिया का सबसे सस्ता मिशन माना जाएगा। ठीक है। और जो हम लोग एस्ट्रोनॉट भेजेंगे इसमें, जो भी एस्ट्रोनॉट हम भेजेंगे मतलब स्पेस में, उनको भारत क्या बोलता है, व्योम नॉट्स बोलेगा उसको। क्या बोलेगा, व्योम नॉट्स। व्योम नॉट्स। व्योम नॉट्स मतलब होता है, व्योम मतलब क्या होता है, आकाश होता है। व्योम मतलब क्या बोलेगा, आकाश। संस्कृत शब्द है ना व्योम, इसका मतलब होता है आकाश। ठीक है। और जो कि संस्कृत शब्द से व्योम इन संस्कृत मीन्स स्पेस, आकाश या अंतरिक्ष। व्योम को क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, द स्पेस एजेंसी होप्स टू लॉन्च द फर्स्ट मिशन विद इन 40 months फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, मतलब जब इसको अप्रूवल मिल गया उसके 40 महीनों के अंदर इसको क्या कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। और भारत जो है दुनिया में चौथा ऐसा देश बन जाएगा, ठीक है, जो कि ह्यूमंस को स्पेस में भेज भेज देगा। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं, एक तो रसिया है,
रसिया एक हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, उसके बाद इंडिया हो जाएगा। अगर भारत सफल रहा इसमें तो भारत 4 देशों में शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा मामला है गगनयान का। ठीक है, एक बात और समझिएगा कि इस पूरे गगनयान मिशन में, ठीक है, इस पूरे गगनयान मिशन में 4 लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इनको देख सकते हैं आप, ये कौन है? ग्रुप कैप्टन होंगे प्रशांत नायर। ये कौन है? प्रशांत नायर साहब हैं, इनको शामिल किया गया है। दूसरे कौन है? दूसरे हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। ये हैं अजीत कृष्णन जी। ठीक है, अजीत कृष्णन। तीसरे व्यक्ति हैं आपके अंगद प्रताप जी, अंगद प्रताप। ठीक है, और चौथे जो हैं उनका वो है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है, कौन है ये? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, ये पूरा मामला है। इन 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, तो ऐसे इनको नहीं भेजा जाएगा, इनकी बकायदा जो है ट्रेनिंग होगी। ठीक है, और ट्रेनिंग हो भी चुकी है, इनकी ट्रेनिंग हुई है, ध्यान रखिएगा। इनकी जो ट्रेनिंग है वो हुई है रसिया में। कहाँ ट्रेनिंग हुई है? रसिया में इनकी ट्रेनिंग हुई है। ठीक है, वहां पर रसिया में इनकी ट्रेनिंग हुई किसमें? वो रॉस कॉस्मास, वहाँ का जो अंतरिक्ष एजेंसी है रॉस कॉस्मॉस। ठीक है, उसी की एक सब्सिडियरी एजेंसी है, उसकी एक सब्सिडियरी एजेंसी है, वहीं पर जो है इनकी ट्रेनिंग हुई है। ठीक है, तो इनको जो है रसिया में ट्रेन किया जाएगा। ट्रेन किया गया, सॉरी, ट्रेन किया नहीं जाएगा, ट्रेन किया गया इनको कब? फरवरी 2020 से लेकर के मार्च 2021 के बीच में इनको वहाँ ट्रेन किया गया। और ये जो पूरा गगनयान मिशन है ये और पहले हो जाता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको टालना पड़ा मजबूरी में। तो वो जो रॉसकॉस्मॉस की सब्सिडियरी एजेंसी है उसको, उसका नाम है ग्लोकॉस्मॉस, और यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहीं पर इनको ट्रेन किया गया। अब इसके बाद क्या होगा, इनको 2024 के लास्ट तक अमेरिकन स्पेस एजेंसी भी इनमें से किसी एक एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करेगी। क्यों? आईएसएस इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनको भेजने के लिए क्या करेगी? इनको ट्रेन करेगी। ठीक है, ये पूरा मामला है, समझ आई बात? ये पूरा मामला जो है, अब थोड़ा सा इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में देखते हैं, क्या टेक्निकलिटी है इसकी, इसको समझिएगा पूरा। ठीक है, इसके 2 मॉड्यूल हैं। ठीक है, गगनयान का 2 मेन मॉड्यूल हैं। एक तो क्रू मॉड्यूल है, पहला जो मॉड्यूल है वो क्रू मॉड्यूल। ठीक है, और दूसरा है सर्विस मॉड्यूल। ठीक है, एक प्रकार समझिएगा कि जो गगनयान का जो मेन ऑर्बिटल मॉड्यूल है ना, ये 2 भागों में बटा हुआ है। ये 2 भागों में, एक ऊपरी हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ऊपरी हिस्सा इसको हम बोलेंगे क्रू मॉड्यूल। मतलब इसमें क्रू बैठेगा, क्रू मतलब जो भी यात्री रहेंगे वो यहीं पर बैठे होंगे, इसी में बैठे, इसको बोलेंगे क्या हम? क्रू मॉड्यूल। मतलब हैबिटाट ऑफ एस्ट्रोनॉट, मतलब इसमें जो एस्ट्रोनॉट होंगे वो इसी में होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, एक होगा सर्विस मॉड्यूल। ठीक है, इसमें पूरा सिस्टम रहेगा किसका, कि प्रपल्जन क्या होगा, प्रपल्जन होगा इसमें। ठीक है, जो सर्विस मॉड्यूल होगा उसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें प्रपल्जन होगा, थर्मल सिस्टम इसी में रहेगा। मतलब एक प्रकार से इसका इंजन आप समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा, पूरा इसका सिस्टम जो होगा। ठीक है, इंजन ना समझ करके इसकी एनर्जी का जो भी व्यवस्था है, जो भी ऊर्जा सिस्टम है, सब सर्विस मॉड्यूल में होगा। ठीक है, और दोनों मिलाकर हम क्या बोलते हैं? दोनों मिलाकर हम बोलेंगे ऑर्बिटल मॉड्यूल। ठीक है, तो 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे गगनयान मिशन के तहत, 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, 7 दिन तक ये स्पेस में रहेंगे। ठीक है, 7 दिनों तक ये स्पेस में रहेंगे। तो जो क्रू मॉड्यूल है, इसको ध्यान रखिएगा, जो क्रू मॉड्यूल है ये क्या करता है? ये है जो मेंबर्स हैं, ये इसके जो मेंबर्स हैं उनको सेफ इन्वायरमेंट प्रदान करता है, इनके लिए सेफ इन्वायरमेंट जो है प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सेफ इन्वायरमेंट इनके लिए प्रदान करता है। ये पूरा मामला है आपका। और एक चीज और समझिएगा, गगनयान जो है ना, पूरा गगनयान जो मिशन है, ये पूरा आप देख रहे हैं कि
ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल है, जिसको हम GSLV-M के थर्ड से इसको हम नामक रॉकेट से हम इसको स्पेस में भेजेंगे। मतलब कौन सा रॉकेट यूज होगा गगनयान मिशन में, तो होगा GSLV-M के 3। ठीक है। और दूसरी चीज समझिएगा, ये पूरा गगनयान मिशन जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा जाएगा। ध्यान रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा ये। इन सब चीजों का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। ये पूरा मामला है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी समझ लीजिएगा कि जो एजेंसी है भारत की, जो इसरो है वो गगनयान भेजने से पहले ही इसका टेस्ट और करेगी एक बार, बिना ह्यूमंस के, विदाउट ह्यूमंस इसका एक बार टेस्ट होगा। विदाउट ह्यूमंस टेस्ट होगा। तो वो टेस्ट कैसे होगा? एक व्योमित्र नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसको हम क्या बोलेंगे? AI रोबोट। ये एक AI रोबोट है जो कि हाफ ह्यूमनॉइड है, ठीक है। हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। हाफ ह्यूमनॉइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास लेग नहीं है, मतलब पैर नहीं है इसके, ठीक है। इस रोबोट के पास अपने पैर नहीं है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया हाफ ह्यूमनॉइड एस्ट्रोनॉट या रोबोट। और ये जो भी कंट्रोल करेगा पूरे व्हीकल को, जैसे एक सेंटर से जब किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं, कोई व्हीकल ऊपर जाता है अंतरिक्ष में, तो जमीन से, जैसे मान लो सतीश धवन सेंटर में लोग बैठ करके उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कंट्रोलर इसके यहाँ बैठे हैं ना, तो ये जो AI रोबोट है वो इन कंट्रोलर से क्या करेगी? बात करेगी, ठीक है। उनसे बात करेगी और उनको बताएगी क्या स्थिति है इस समय स्पेस में। तो इसीलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा गगनयान को सफल करने में, ठीक है। अब रही बात व्योममित्र जो है, तो व्योममित्र जो शब्द है, आप अगर इसको समझेंगे तो व्योममित्र जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो व्योम है और दूसरा है मित्र। तो व्योम मतलब होता है आकाश या अंतरिक्ष, और मित्र मतलब फ्रेंड होता है, आपको पता ही है, ठीक है। ये संस्कृत शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, व्योम मित्र, ठीक है। और ये एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। हाफ ह्यूमनॉइड आर्टिफिशियल रोबोट है, क्योंकि इसके पास नो लेग नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा मामला आपका गगनयान से संबंधित हो गया। चलिए अब द चैलेंज ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है उसके संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल छपा है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें समझिएगा, पहले तो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टीबी होती है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टीबी, देखिए दुनिया में जो सबसे कॉमन टीबी होती है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस जिसको आप बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो सबसे कॉमन टीबी होती है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। तो वो लंग का इन्फेक्शन होता है, मतलब फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से। कौन सा बैक्टीरिया होता है? फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। रॉबर्ट कोच ने एक बैक्टीरिया की खोज की थी जिसका नाम था माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। क्या कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टीबी। इसका नाम पड़ गया टीबी। तो जो सबसे कॉमन टीबी होता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी टीबी, जो जिसमें लंग में इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़े में इन्फेक्शन होता है। तो दुनिया भर में जो इन्फेक्शन टीबी के होते हैं उसमें 20% जो इन्फेक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं? लिम्फ नोड में होते हैं। लिम्फ नोड मतलब हमारे शरीर की रक्षा प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इम्यून सिस्टम होता है, वहीं पर इन्फेक्शन 20% होता है। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या होती है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब पल्मोनरी के अतिरिक्त, मतलब फेफड़े के अतिरिक्त जब कहीं पर टीबी हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। जैसे ब्रेन में हो गया, गट में हो गया, आंखों में हो गया, या किसी अन्य ऑर्गन में हो गया, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ठीक है। ये पूरे प्रणाली को एक प्रकार से, आपकी पूरी टीबी जब सही हो जाए, मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी तब भी हो सकती है आपके शरीर में जब आपकी कॉमन टीबी जो है सही हो जाए। मान लो आपको टीबी हो गया था
और वो टीबी क्या हो गई, सही हो गई। लेकिन आपको पता नहीं चलता है कब आप में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो गई। और भारत में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड जो डिपार्टमेंट्स है, वो भी बहुत अच्छे से डाटा नहीं प्राप्त करते, इसका उनके पास कोई अच्छा एविडेंस नहीं होता है, इस वजह से जो है समस्या बढ़ जाती है। ठीक है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार डब्ल्यूएचओ के अनुसार पूरी दुनिया में तकरीबन 10 मिलियन टीबी के जो है केसेस आते हैं हर साल। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। ठीक है। 1 करोड़ केसेस हर साल जो है आते हैं, जिसमें 27% अकेले भारत से आते हैं। ठीक है। कितने भारत से आते हैं? लगभग 27%। जैसे 1 करोड़ में 27 लाख, ऐसे समझ लीजिए। 27 लाख केसेस कहाँ से आते हैं? भारत से आते हैं। जो ईपी टीबी है, मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होता है, उसको पहचानना या डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। और जो टीबी का प्राइमरी इन्फेक्शन आपको पता है ये कहाँ होता है? लंग में होता है। तो रॉबर्ट कोच ने पहली बार डिस्कवर किया था माइकोबैक्टीरियम को, जिससे टीबी होता है। और आप सुनकर आश्चर्य में आएंगे कि जो जब इन्होंने माइकोबैक्टीरियम खोजा था, उसके थोड़े ही टाइम बाद आंखों से इसको आइसोलेट किया गया था। मतलब आंखों से माइकोबैक्टीरियम को क्या किया गया था? निकाला गया था। तो टीबी का मतलब ये मत समझिएगा कि टीबी सिर्फ फेफड़े में हो सकता है। टीबी शरीर के किसी भी अंग में मौजूद हो सकता है। तो जो अगर फेफड़े को छोड़कर किसी और अंग में मौजूद होगा, तो उसी को हम बोलेंगे ईपीटीबी। ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब ये इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इसको कैसे, इसका निवारण कैसे होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। तो अगर हमें ईपीटीबी का निवारण करना है, उसका समाधान करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये होगा कि हमको उसके लिए क्या करना चाहिए। जितने भी प्रकार के हॉस्पिटल हैं, उनको डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा ईपीटीबी के बारे में, कि कितने ईपीटीबी के केसेस आ रहे हैं, और उसको एक प्रकार से डायग्नोस करना पड़ेगा। ठीक है। डायग्नोस करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा, भारत में एक प्रोग्राम है, एक भारत में पोर्टल है जिसको निक्षय बोलते हैं, जिसका मतलब होता है द नेशनल पेशेंट मैनेजमेंट पोर्टल फॉर टीबी कंट्रोल। ये भी इसी प्रकार का काम करता है, तो इसको भी बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए और एक संगठित प्रयास करना होगा ईपीटीबी के निवारण के लिए। अगर ईपीटीबी से हमको बचना है, तो हमको संगठित प्रयास करना होगा, जैसे कि अत्याधुनिक इम्यूनोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल, मतलब प्रतिरक्षात्मक टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, मतलब आरएनए के लेवल पर हम इम्यूनोलॉजिकल डिस्टरबेंस या चेंजिंग करके हम इस प्रकार के रोगों से बच सकते हैं, जिससे हमको इम्यून मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, उसको हम सुलझा सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा मामला था आपका जो है ईपीटीबी से संबंधित। चलिए अब थोड़ा सा एक अलग आर्टिकल आ गया, उसके बारे में समझते हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे भारत में जो हेल्थ के सेक्टर में भारत में जो सेंटर खर्च कर रहा है, उसमें कमी आ रही है, लेकिन जो स्टेट हैं वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ठीक है। मतलब जैसे जीडीपी का एक हिस्सा होता है ना, शुरुआत में, इससे पहले तो जीडीपी का तकरीबन 1% तक भारत खर्च करता था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, भारत अभी जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है, एनडीए की, उसके बाद से भारत तकरीबन 2% के बराबर खर्च कर रहा है जीडीपी का। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अभी आप जब पूरा डेटा चेक करेंगे, पूरा डेटा देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भारत पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो कितना पीछे चल रहा है अपने पूरे जीडीपी के खर्च में। ठीक है। तो सबसे पहले बात तो, हेल्थ में जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो बहुत कम हो रही है। ठीक है। हेल्थ, भारत में अगर देखा जाए तो भारत में हेल्थ पर जो खर्च हो रहा है, खास करके सेंटर को जितना खर्च करना चाहिए, वो बहुत कम कर रहा है। ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत कमी आ रही है उसमें। ठीक है। और आज समझिएगा, भारत हमेशा से हेल्थ पर तकरीबन अपने जीडीपी का 1% खर्च करता आ रहा है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कम है। आपको समझा दें, ये भूटान, जो हमारा पड़ोसी देश है, भूटान, श्रीलंका, इन सबसे कम हम लोग खर्च करते हैं हेल्थ पर। सोचने वाली चीज़ है। ठीक है। पूरे जीडीपी का हम केवल जो है 1% या 2% खर्च कर रहे हैं, सोचने वाली चीज़ है। ठीक है। दूसरा समझिएगा, स्टेट जो हैं, भारत के जो स्टेट्स हैं, उन्होंने अपने खर्च जो है हेल्थ के सेक्टर में उन्होंने बढ़ाए अपने खर्च।
लेकिन दिक्कत ये है कि जो सेंटर की शेयरिंग है, सेंटर जो भी अपने खर्च कर रहा है हेल्थ में, उसमें जो ट्रांसफर किया जाता है, फंड का ट्रांसफर जो होता है, खास करके ट्रांसफर होता है जो शेयर का, हेल्थ का, वो स्टेट के लिए बहुत कम हो रहा है। मतलब राज्यों में जो ट्रांसफर होना चाहिए हेल्थ सेक्टर पर सेंटर का, वो बहुत कम मात्रा में शेयर हो रहा है। ठीक है, ये भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, और अगर आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत जो है, जो नेशनल हेल्थ मिशन है भारत का, उसमें भी वो कटौती करता आ रहा है। ठीक है, जो भारत का जो है नेशनल हेल्थ मिशन है, NHM, इसमें भी कटौती हो रही है। इसके खर्च में जो है भारत कटौती कर रहा है। ये मामला है आपका। ठीक है, अब चलिए कुछ चार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। जो भी चार्ट हैं उनके बारे में समझते हैं कि क्या मामला है। पहला चार्ट दिखा रहा है कि इंडिया की जो पर कैपिटा पब्लिक स्पेंडिंग है हेल्थ में, मतलब भारत में जो पर कैपिटा पब्लिक स्पेंडिंग होती है हेल्थ सेक्टर पर, उसका क्या स्थिति है। ठीक है, ये पर कैपिटा इनकम जो है, ये जो है आपका डॉलर में दिखा गया। इंडिया देखिए $25, मतलब हर व्यक्ति पर $25। सोचिएगा, उससे ज़्यादा तो भूटान खर्च कर रहा है 25, वियतनाम 74, श्रीलंका 77। सोचिएगा, इंडोनेशिया कितना खर्च कर रहा है, 95 कर रहा है। थाईलैंड का तो 256, मलेशिया कितना खर्च कर रहा है, 274, ब्राजील 347, साउथ अफ्रीका 352, चाइना 363। ये मैक्सिमम कंट्रीज आप देखेंगे ये ब्रिक्स से संबंधित, ब्रिक्स एक समूह है, उसमें आप देखेंगे साउथ अफ्रीका भी है, चाइना भी है, ब्राजील भी है, इंडिया है। ठीक है, ये सारे जो देश हैं ये भारत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। सोचने वाली चीज़ है। ठीक है, दूसरा चार्ट देखिएगा, इसमें श्रीलंका को आप देखेंगे तो भारत से लगभग 3 गुना खर्च कर रहा है। ठीक है, भारत से 3 गुना खर्च कर रहा है। ठीक है, दूसरे चार्ट में क्या बताया गया है, दूसरे चार्ट में बताया गया है कि द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एज परसेंटेज ऑफ GDP। देखा, ये जो नीली रेखा है स्टेट को दिखा रही है और जो लाल रेखा है वो यूनियन का दिखा रही है। 2013-14 का मामला मिला ये। 2013-14 में अपने पूरे GDP का कितना परसेंट खर्च कर रही है, जो अपने GDP का जो स्टेट है, सॉरी ये यूनियन है, 0.27 खर्च कर रही है, और स्टेट कितना खर्च कर रहा है, 0.64, फिर 0.25, 0.64। मतलब ऐसे देखेंगे आप तो लगेगा कि जो स्टेट है, स्टेट जो है वो स्टेट ज़्यादा ही खर्च कर रहा है सेंटर के मुकाबले। तो ये पूरे 5 साल का है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 साल में आप देखिए 0.64, 0.64, 0.68, 0.70, 0.67, और नीचे आप देखिए सेंटर का जो खर्च 2013-14 में है 0.23, 0.26, 0.32 और 0.30। सोचिएगा कि एक बार भी यह स्टेट से ज़्यादा नहीं खर्च कर रही। तो इससे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि जो स्टेट है, जो राज्य हैं अपने देश के, मतलब सेंटर के मुकाबले राज्य ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल का लेटेस्ट दिखाएंगे तो इस साल का 2023-24 का देंगे, 0.96 स्टेट खर्च कर रहा है और 0.28, मतलब बहुत अंतर है दोनों में। तो हेल्थ पर जो खर्च है वो बहुत चिंताजनक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो हेल्थ पर खर्च है भारत का वो बहुत चिंताजनक है, इसीलिए भारत में रोगों की स्थिति और खराब हो रही है। ठीक है, अब चार्ट 4 एक बार देखिए, चार्ट 3 समझिएगा। द चार्ट शोज यूनियन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ फ्रॉम 2019-20, मतलब 2019-20 में कितना खर्च कर रही है, करोड़, कितने करोड़ में खर्च कर रही है यूनियन गवर्नमेंट। अब देखिएगा 2019-20 में इसने खर्च किया था 71,877 करोड़। ठीक है, उसके बाद 2021-22 में कितना खर्च किया, 82,820 करोड़, थोड़ा सा बढ़ गया, 83,000 हो गया। 2023-24 में तो ऐसे समझिए कम ही हो गया, 72,435 करोड़ हो गया। 24-25 में कितना हो गया, 74-77, मतलब कि बढ़ना चाहिए, यहाँ से 71 से 82 पर है, 82 से 83 पर है, फिर उसके बाद घट गया। ठीक है, मतलब एक प्रकार से पोस्ट कोविड के बाद जो है भारत ने अपने हेल्थ खर्च को कम कर दिया है, सेंट्रल यूनियन मिनिस्ट्री ने। ठीक है, चार्ट 4 बता रहा है कि कैसे जो
सेंटर है वो अपना जो शेयर है वो कैसे स्टेट में शेयर कर रहा है, वो कमी आ रही है। जैसे 2013-14 में देखेंगे तो 2013-14 में जो है तकरीबन 76% शेयर था। इतना शेयर ट्रांसफर करता था जो सेंटर है, सेंटर स्टेट को कितना ट्रांसफर करता था, 75.9%। अब 2013-14 की स्थिति है। 2018-19 का देखेंगे तो 2018-19 के सीध में अगर आप देखेंगे तो मान के चलिए कि 40 और 60 के बीच तकरीबन 50-52 इतना खर्च कर रहा है, 52% के करीब। और अगर आप 2022-23 का तो देखेंगे तो 43% केवल जो है ट्रांसफर हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा कमी आ गई, तकरीबन 50% की कमी आ गई। ठीक है, तो ये बहुत बुरी स्थिति दिखा रहा है। ठीक है, चार्ट 5 दिखा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो नेशनल हेल्थ मिशन पर कितना खर्च कर रहा है। अब देखिएगा आप 2013-14 में कितना खर्च हो रहा था, 2013-14 में 18,039 करोड़, 18,247 करोड़, 17,741 करोड़, फिर धीरे करके देखेंगे बढ़ रहा है। ठीक है, और अभी लेटेस्ट में देखेंगे तो 20,421 करोड़ इतना खर्च हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा नहीं खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा मामला दिखा रहा है, मतलब हेल्थ सेक्टर में क्या स्थिति है भारत की, ये दिखा रहा है कि हेल्थ में कैसे बहुत कम खर्च किया जा रहा है। ये पूरा मामला है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक आर्टिकल है, उसके बारे में समझिएगा। तो एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अत्याधुनिक हो गया है, इतना एडवांस हो गया है, तो उससे दो चीजें समझ में आ रही। एक तो कुछ मौके मिल रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज, मतलब बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, और दूसरा कुछ बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी। तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके डेवलपमेंट से क्या हो सकता है, उसके दो चीजें होंगी। एक तो अपॉर्चुनिटी या अवसर पैदा होंगे, और दूसरे समस्याएं पैदा होंगी। यही होगा, एक तरफ अवसर पैदा होंगे, दूसरी तरफ समस्याएं पैदा होंगी। तो अवसर का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे और ज्यादा मॉडिफाई हो रहा है, उसका विस्तार भी हो रहा है। जैसे वो हेल्थ केयर में भी यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ऑटोमेटिक कारें आ गई हैं, आप देख रहे हैं। फाइनेंस में यूज होता है, चैट जीपीटी का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप बहुत सारी मदद ले सकते हैं, चैट जीपीटी। और समस्याएं भी हैं, कंसर्न भी है, जैसे कि एथिकल इम्प्लीकेशंस, इसका नैतिक नैतिक अनैतिक रूप से इसका उपयोग किया जा सकता है। लोगों का जो डेटा है उसकी प्राइवेसी पर समस्या आ सकती है। ठीक है, और बहुत सारे रिस्क जो है उसके डिप्लॉयमेंट से हो सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही है ना, उसको और अच्छा बुरा गलत सही नहीं पता होता है। ठीक है, वो सिर्फ कृत्रिम बुद्धि है, उसके अंदर इमोशन नहीं है। और मनुष्य को और सबसे अलग करने वाला है, जीवों को अन्य चीजों से अलग करता है क्या, इमोशन। तो उसके डिप्लॉयमेंट से भी खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इन सारी समस्याओं, इन सारे खतरों से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारें क्या कर रही हैं, एआई रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस का इस्तेमाल कर रही हैं। एआई रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस क्या है, ये वो सारे नियम कानून होते हैं, सारी अथॉरिटीज होती हैं जो किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी जो प्रक्रिया है उसको एक प्रकार से रेगुलेट करने का काम करती है। एक प्रकार से क्या कर रही हैं, रेगुलेट कर रही हैं। ठीक है, जैसे अब इन रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस का क्या फायदा होगा भारत को या पूरी दुनिया को, क्या फायदा होगा, जैसे इससे हम क्या करेंगे, इससे हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट फॉर एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक नियंत्रित इन्वायरमेंट होगा। अनएथिकल चीजें नहीं होंगी, अनएथिकल एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, अनएथिकल एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे जो है इनोवेटर और रेगुलेटर के बीच में एक कनेक्शन बैठेगा, सही कनेक्शन होगा, बहुत ही समरसतापूर्ण संबंध होंगे। और इससे क्या होगा, अगर हम रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस बनाते हैं उससे ट्रांसपेरेंसी भी होगी, पारदर्शिता आएगी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका बहुत भयंकर फायदा भी उठाया जा सकता है और उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है एआई की, भारत में ही कोई कंपनी एआई की है, अगर वो कोई दुर्घटना कर देती है या लोगों का नुकसान करती है तो वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, तो ऐसे ही कोई हमको अथॉरिटी बनानी पड़ेगी ना भारत में, जो इन सारे मामलों को क्या करे, जांचे, देखे। तो फिर अगर भारत में अथॉरिटी बनी रहेगी तो इनको अंदर डर होगा, अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमको जवाब देना पड़ेगा, हमें सजा भी हो सकती है। तो ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा
जो समस्याएं और बहुत सारी समस्याओं से जो है निपटने का काम कर सकता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंडेटिंग रिस्क असेसमेंट एंड सेफगार्ड, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हुए एआई से संबंधित कोई भी प्रयोग या एक्सपेरिमेंट करते हुए हम ये ध्यान रखेंगे कि इससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इससे रिस्क कौन से हो सकते हैं, और रिस्क के साथ साथ हमको सेफगार्ड मतलब सुरक्षा भी ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, जैसे जैसे दुनिया में डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और सैंड बॉक्स जो है, जो भी ये रेगुलेटरी सैंड बॉक्स होता है, ये क्या इनकरेज क्या करेगा, इससे होगा रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, मतलब ऐसा नहीं चाहे जो चीज आप इनोवेट कर दीजिए। दूसरा, मिटिगेटिंग पोटेंशियल सोशल इम्पैक्ट, मतलब एआई का जो सामाजिक प्रभाव है, सामाजिक पोटेंशियल है, उस पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, और एक संस्कृति, एक कल्चर का डेवलपमेंट होगा, एथिकल डेवलपमेंट होगा, मतलब नैतिक रूप से विकास होगा इंडस्ट्री का। ये नहीं सिर्फ भौतिकता और पैसे के पीछे इतना भाग जाए कि हमें पर्यावरण और लोगों की कोई चिंता ना रहे, हमें सिर्फ अपने पैसे की चिंता हो, जैसे कि आजकल हो रहा है। आजकल मेटा मेटा एक प्लेटफॉर्म बन गया है जिसको मार्क जुगरबर्ग ने विकसित किया है। उसमें धीरे धीरे करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना यूज हो रहा है कि लोग घर में सिर्फ मोबाइल में ही पड़े हुए हैं। ठीक है, बाहर की दुनिया से उनका कोई मतलब नहीं, उनके अंदर के जो सारे इमोशंस हैं वो धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 53 जो है, आर्टिकल 53 जो है यूरोपियन यूनियन के एआई एक्ट का है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो रेगुलेटरी सैंड बॉक्स क्या है, रेगुलेटरी सैंड बॉक्स वो होता है जो किसी किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में, जैसे मान लो एआई इंडस्ट्री है, तो एआई इंडस्ट्री में जो जो दिक्कतें या समस्याएं आती हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उन पर कंट्रोल, उनको रेगुलेट करने का काम करती है और उनके गति के साथ चलती है। ऐसा नहीं उनको उनको किसी प्रकार से अवरोध उसमें नहीं पैदा करती कि नहीं तुम अपना विकास नहीं कर सकते। आप अपना विकास करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ेगा, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक प्रकार से उनको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस बनाए जाते हैं, जिनको आप दूसरे रूप में अथॉरिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अथॉरिटी। तो आर्टिकल 53 जो है यूरोपियन यूनियन अथॉरिटी का, वो यही बोलता है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू टेस्ट टेक्नोलॉजी बिफोर मेकिंग इन मेन इंडस्ट्री, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, मतलब समाज में प्रयोग करने से पहले उसका हमको क्या करना पड़ेगा, उसका हमें टेस्टिंग करनी होगी। ठीक है, और स्पेन जो है यूरोपियन कंट्री में पहला ऐसा देश बन गया जिसने एक स्पेनिश एजेंसी, या जिसको आप बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उसने एक सैंडबॉक्स या रेगुलेटरी अथॉरिटी बना डाली, रेगुलेटरी अथॉरिटी उसने बनाई। ये यूरोपियन, पूरे यूरोपियन कंट्री का पहला ऐसा देश बन गया। ठीक है, और इस रेगुलेशन से क्या होता है, इससे जो मेंबर स्टेट होते हैं वो नेशनल सुपरवाइजरी अथॉरिटी बनाते हैं। एक राष्ट्रीय सुपरवाइजरी अथॉरिटी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने का काम करती है। क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, अब पूरी दुनिया में ऐसी अथॉरिटी बनाने का एक प्रकार से इस समय रेस कंपटीशन चल गया है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन भी अपना एक एआई एक्ट लेकर आ रही है, यूनाइटेड स्टेट ने भी अपना व्हाइट पेपर एआई पर बिल ऑफ राइट्स जो है उसको रिलीज कर दिया है, यूनाइटेड किंगडम ने भी अपना एक नेशनल एआई स्ट्रेटजी बनाई है, चाइना भी ऐसे रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने के लिए ट्राई कर रहा है। ठीक है, और भारत भी इसमें पीछे नहीं है, भारत का भी अपना एक अप्रोच है एआई को लेकर के। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भारत का भी अपना एक अप्रोच है, जिसमें भारत ने क्या किया था, भारत ने जल्दी ही भारत में एक बड़ी संस्था है नीति आयोग, उसने क्या किया था, एक डिस्कशन पेपर जो है अभी जल्दी ही रिलीज किया था। वो किस लिए रिलीज किया गया था, वो रिलीज किया गया था नेशनल एआई पोर्टल को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, नेशनल एआई पोर्टल, मतलब ये नेशनल एआई पोर्टल जो है वो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो भी इंडस्ट्री है, जो भी काम है, जो भी प्रक्रिया है, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया गया है। और द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप माइटी बोलते हैं, माइटी ने ही एक पेपर जो है रिलीज किया हुआ है, जिसमें इंडिया के एआई विजन को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, थ्रू 7 वर्किंग ग्रुप, 7 वर्किंग ग्रुप के साथ। ठीक है, और जो सबसे लेटेस्ट प्रपोजल है वो है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, मतलब डिजिटल इंडिया एक्ट 2023,
जो कि एआई को रेगुलेट करने के लिए या उनको एआई को रेगुलेट करने के लिए, ये बात ध्यान रखें, एआई को रेगुलेट करने के लिए और उनके लिए अलग से कानून बनाने की बात करता है, ठीक है, एआई के लिए। और भारत का जो एआई को रेगुलेट करने का इंटरेस्ट है या जो उनकी जो अप्रोच है वो क्या कर रही है, उससे फायदा क्या होगा, उस या ध्यान रखने वाली बातें कौन है, जैसे इकोनॉमिक एम्बिशंस, आर्थिक महत्वाकांक्षाएं, एथिकल कंसिडरेशन मतलब नैतिकता को भी ध्यान में रखा जाए, जॉब क्रिएशन मतलब जो जॉब है, जो नौकरियां हैं उनको क्रिएट करना, इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब इंडस्ट्री में जो है ट्रांसफॉर्म करना, एक प्रकार से उसमें सकारात्मक बदलाव करना, और पूरे समाज का एक प्रकार से भला करना, ठीक है। और पूरे ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब के रूप में जो भारत है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है एक वो हुआ था, ग्लोबल पार्टनरशिप हुई थी जिसका नाम था ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द दिल्ली डिक्लेरेशन। इसमें भारत जो है एस्पायर करता है, भारत आकांक्षा रखता है क्या करने की, फॉस्टर इनोवेशन इन अलाइनमेंट विथ इट्स कल्चरल एंड एथिकल वैल्यूज। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किससे जोड़ रहा है, कल्चरल और एथिकल वैल्यूज से, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से, दुरुपयोग से किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ठीक है। और भारत भी जो है एक कम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाने से जो है पीछे नहीं हटेगा, वो उस क्षेत्र में आगे और भी काम करेगा जिससे कि हम अपना सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकें, ठीक है। अब चलिए आज के क्वेश्चन पर आते हैं। आर्टिफिशियल सॉरी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ लेकिन आंसर आपको देना पड़ेगा। आज मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मैं अगले दिन बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप इसका सही आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल सॉरी वर्ल्ड बैंक में कौन कौन शामिल होता है या कौन कौन कंस्टिट्यूट करते हैं वर्ल्ड बैंक को। तो इसमें पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये यूपीएससी 1995 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी 1995 का। और इसमें कौन कौन शामिल है कौन शामिल नहीं, इसका आंसर आपको देना है। तो कल इसका आंसर देंगे। एक मेंस का क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड मीट इंडिया सोशियो इकोनॉमिक नीड्स। मतलब भारत की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, यह सवाल है। और इसी के साथ आज का जो है यह सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा जो है सेशन समझ में आया था, ये पूरा आर्टिकल्स जो है एक एक करके आपको समझ में आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोगों को जो है एक बात और आपको बता दूं, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया करके इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके जो यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।